स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल बीसीसी नॉलेज हब में। समकालीन भारत भाग 2 कक्षा 10 अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के साथ। अब आते हैं अपने नई टॉपिक पाइपलाइन पे। पाइपलाइन मतलब आज के समय से ऐसा नहीं कि आज के समय से ही पाइपलाइन का इस्तेमाल हो रहा है। पहले भी पाइपलाइन का इस्तेमाल होता था, लेकिन सिर्फ पानियों के परिवहन में पानी के परिवहन में होता था। लेकिन अब क्या होता है, भारतीय परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का प्रयोग शहरों व उद्योग में पानी पहुंचाने हेतु होता था सिर्फ। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों में बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग आज के समय में तेल, पेट्रोल, गैसों को एक जहां से दूसरे जहां ले जाने के लिए पाइप के माध्यम से किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके भी ठोस पदार्थ जो होते हैं, कठोर पदार्थ, ठोस पदार्थ जो होते हैं, उसको भी तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों से के द्वारा ले जाया जाता है, दूर दूर तक लेके जाया जाता है। आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। मतलब कि पाइपलाइन की इतनी ज़्यादा आवश्यकताएं हैं कि अगर पाइपलाइन नहीं होता तो यहाँ पे जो कारखानाएं हैं, शोधनशालाएं हैं, उनका निर्माण जो असंभव होता। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है। पाइपलाइन बिछाने की जो पैसे की लागत जो है पाइपलाइन बिछाने में वो अधिक है, लेकिन उसके बाद उसे चलाने के लिए बहुत कम पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और वाहन तरण, देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर होता है। इसमें ना ही देरी होती है, ना ही हानि, बहुत ज़्यादा हानि भी इसमें नहीं होती है। मतलब ये पाइपलाइन सिर्फ बिछाने में जो इसकी लागत होती है वो अधिक होती है, उसके बाद हर चीज़ में लागत कम होती है और ये बहुत ही सहायक होती है। अब देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। पहला, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी। ऊपरी असम मतलब पूरब के एकदम ऊपर, पूरब की तरफ एकदम ऊपर असम है, ठीक है। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी से लेकर बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक है। और इसकी एक शाखा जो बरौनी से होकर, मतलब बरौनी से अलग हो जाती है, राजबंद होकर हल्दिया तक, और दूसरी राजबंद से अलग होकर मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से, तथा एक शाखा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। मतलब ये जब आती है, असम से लेके आती है, तो यह कई रास्तों में डिवाइड हो जाती है। और दूसरा, गुजरात में सलाया से, गुजरात पूरब पश्चिम साइड गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली से सोनीपत के रास्ते पंजाब के जलंधर तक। और इसकी अन्य शाखा जो है वडोदरा के निकट कोयली के चक्षु व अन्य स्थानों को जोड़ती है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से कई जिलों में ये पाइप जो होते हैं कई कारखानों में ले जाए जाते हैं। अब तीसरा जो है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा के उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलती है। मतलब गुजरात में हजीरा को और उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलती है, या मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। और ये मध्य प्रदेश से कहाँ से होकर जाती है, जब यहाँ मिलती है तो ये कहाँ से होकर जाती है, ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएँ राजस्थान में है, कोटा में है, तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। मतलब ये अपने रास्ते में जाते हुए कई राज्य में डिवाइड हो गई हैं, मतलब कई राज्यों में या कई जिले में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जल परिवहन अब आते हैं। भारत में लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे। मतलब बहुत ही प्राचीन समय से, बहुत ही पुराने समय से समुद्री यात्राएं जो लोग हैं करते आ रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तक पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। भारत की संस्कृति और उसके व्यापार को दूर राज्यों में फैलाने का काम नाविकों ने किया है, जो समुद्री यात्राएं करके आते जाते रहे एक देश से दूसरे देश। जल परिवहन
परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन का बहुत ही सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय मतलब बहुत सी बड़ी से बड़ी चीज़ें एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने में कम लागत और आसानी से किया जाता है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। मतलब पर्यावरण के लिए यह साधन जो है जल साधन बहुत अनुकूलन है, क्योंकि इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग, अंदर तक जो नौ संचालन नाव को चलाने के लिए जलमार्ग जो है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। मतलब मशीनीकृत मतलब स्टीमर हो गए या बड़ी बड़ी नाव हो गई जो मशीन से चलती हैं, जनरेटर से चलती हैं, सिर्फ इतना किलोमीटर मार्ग उसके लिए है, मतलब उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद उससे ज़्यादा जो किलोमीटर मार्ग है वो जो लकड़ी की नाव होती हैं जो मशीनीकृत नहीं होती हैं, ऐसी नौकाओं के लिए है। अब निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है या कोई ना कोई नाम दे दिया गया है। जैसे हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो है 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम जलमार्ग संख्या 1 कहा गया। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग जो है नौगम जलमार्ग संख्या 2 कहा गया। केरल में पश्चिम तटीय नहर कोरकट्टम से कोल्लम तथा उद्योग मंडल तथा चंपक्कारा नहरें 205 किलोमीटर हैं, नौगम जलमार्ग संख्या 3 जिसे कहा गया। और काकीनाडा और पांडुचेरी नहर स्ट्रेट के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार जो 1078 किलोमीटर है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कहा गया। मतलब इस तरीके से इसको नाम दिया जाने लगा। और मतई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार कितना है 588 किलोमीटर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जिसे कहा गया। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडोली, जुआरी, कंबरजोला, सुंदरवन, बराक केरल व पश्चिमजल है। यहाँ पे भी जलमार्ग है, यहाँ पे भी परिवहन के रूप में इनको भी प्रयोग किया जाता है। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वीप द्वारा किया जाता है। देश में 95% व्यापार मुद्रा रूप में 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। मतलब सबसे अधिक जो प्रतिशत है मुद्रा के पैसे के रूप में सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो समुद्रों के द्वारा ही होता है। अब आते हैं प्रमुख समुद्री पत्तन जितने पोर्ट बंदरगाह जो है। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ, मतलब भारत की तट रेखा जो है इतनी है, उसके साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन है। 12 बहुत बड़े महत्वपूर्ण और फिर 20 जो है बहुत छोटे छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश के 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। मतलब कि जहाँ पे बड़ी बड़ी नावें जो आती हैं, जहाज आती हैं और वहाँ से सामान, मतलब उसमें सामान लोड होता है, वहाँ से फिर जाती है। मतलब व्यापार का एक साधन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में, कच्छ वही गुजरात, कांडला पश्चिमी समुद्री तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला प्रधानतः एक आयात पत्तन है जो पेट्रोलियम, उर्वरक एवं गंधक आदि का आयात करता है। और यह एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो यह पहला पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। मतलब उससे पहले भी कराची में था बंदरगाह, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो दूरियों को कम करने के लिए यहाँ पर कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारी पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के
औद्योगिक तथा खाद्यान्नों का आयात निर्यात को संचालित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है इस बंदरगाह का, ठीक है। अब उसके बाद है मुंबई विरुत्तमपत्तन, या मतलब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विरुत्तमपत्तन है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकास किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधाएं प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मगांव पत्तन जो है गोवा में है, ठीक है। गोवा के ज्वाइन नदी के ज्वानद मुख पर स्थित है। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मगांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का लगभग 50% लौह अयस्क बहुत ही अधिक निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ये प्राकृतिक है, ठीक है, नेचर द्वारा बनाया गया, और जो है यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित है। पूर्वी पत्तन के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तोतिकीन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है, नेचुरल है, तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्र के भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। मतलब जो आसपास के देश तटीय क्षेत्र हैं, यह पत्तन जो है उनसे व्यापार करने में सक्षम है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है, बहुत पुराना कृत्रिम बनाया गया हम लोग के द्वारा मानव निर्मित पत्तन है। व्यापार की मात्रा द्वारा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ से भी सामान का आदान प्रदान किया जाता है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह एक पत्तन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषता लौह अयस्क का निर्यात करता है, लौह अयस्क का निर्यात करता है, जहाँ से दूसरे जहाँ तक भेजता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है, मतलब अंदर की तरफ है। यह कोलकाता बंदर जो सागर तट से 148 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी, यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद एवं समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के वृहद समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव में इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। मतलब इसमें तलछट जो गंदगी होती है, बालू आते हैं, यहाँ पे हरदम जम जाते हैं, उसको साफ किया जाता है, क्योंकि अंदर ज्वार के कारण अंदर की तरफ पानी आता है, तो इस कारण कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। मतलब कोलकाता पत्तन में बढ़ते व्यापार की मांग जो थी कोलकाता पत्तन पे बढ़ रही थी, तो उसको कम करने के लिए, मतलब कम क्या बढ़ रही थी, तो उसको और अधिक बढ़ाने के लिए वहाँ पे भीड़ कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। अब आते हैं वायु परिवहन पे। आज वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। मतलब बहुत ही आसानी से, लागत तो अधिक है लेकिन बहुत ही आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों पर, जैसे ऊंचे पर्वत पर, मरुस्थलों पर, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। मतलब अगर वायु परिवहन ना हो तो हम यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। वायु परिवर्तन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विकसित धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि समान बात है। मतलब अगर वायु परिवहन नहीं होता तो क्या यहाँ पर जाना संभव नहीं होता, ठीक है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है, बहुत ही सरल बना दिया है यहाँ पर जाना।
सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब सरकार के अंडर राष्ट्रीयकरण किया गया। और एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। मतलब ये घरेलू अपने इंडिया में भी एक जगह से दूसरे जगह जाती है और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है, एक देश से दूसरे देश जाती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हम किसी साधन द्वारा नहीं जा सकते, वहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है। अब हवाई यात्रा सभी व्यक्ति की पहुँच में नहीं है। मतलब सभी व्यक्ति हवाई यात्रा नहीं कर सकते। केवल उत्तरी पूर्वी राज्य में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। मतलब जहाँ पर उत्तरी पूर्वी राज्य में आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है, जहाँ पे मतलब जो रास्ता बहुत मुश्किल है या जहाँ पे किसी और साधन से नहीं जाया जा सकता, वहाँ पे आप हवाई साधन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, जब से मानव पृथ्वी पर आया है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। मतलब पहले भी संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता था। जैसे पत्र का प्रयोग होता था पहले। ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह जो पत्र लेकर जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ठीक है। एक संचार का माध्यम ये था। तो लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र हुई। संदेश प्राप्तकर्ता है, संदेश भेजने वाले में गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत ही आसान है। मतलब लंबी दूरी का जो संचार है हम कुछ मिनट में या कुछ सेकंड में कर लेते हैं, या कुछ समय लगता है, कुछ दिन, 3 दिन लगता है। लेकिन पहले क्या होता है, पहले बहुत दिन, कई महीने लग जाते थे। ठीक है। वाले गतिहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत ही आसान है। निजी दूरसंचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। ये सब संचार के साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है, सबसे बड़ा। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है, लेकर जाता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा जो पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर, पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल में ही 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूरसंचार तत्व में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है, सबसे आगे है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा केंद्र से जुड़े हैं। जैसे पहले आपके गांव में भी इससे पहले एसटीडी रहा होगा, अब मोबाइल हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एसटीडी होगा, जहाँ से मतलब फ़ोन बूथ था जहाँ से लोग फ़ोन करते थे। ठीक है। सूचनाओं के प्रसार के आधार स्तर से उच्च स्तर से समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे तक एसडीटी सुविधा का विशेष प्रबंध किया है। मतलब 24 घंटे हफ्ते के प्रबंध किया। पूरे देश भर में एसडीटी की दरों को भी नियमित किया है। मतलब पैसा भी कम लगे और एक मतलब संचार का माध्यम संचार भी हो जाए। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की संभव विकास से ही संभव हो पाया। जनसंचार मानव के मनोरंजन से बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक कराता है। मतलब बहुत सी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, बहुत सी नीतियां हैं जो जनसंचार के माध्यम से ही क्या है संभव हो पाई है। इसमें रेडियो है, दूरदर्शन है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी
ऑल इंडिया रेडियो, ये नाम सबने सुना होगा। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। मतलब हर भाषा में, बांग्ला हो गया, किसी भी भाषा में वो अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व का बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। सबसे बड़े तंत्र, विश्व के बड़े बड़े तंत्र में सब भी ये एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। मतलब बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो मनोरंजक हों, जो हम लोग का मनोरंजन करें, ज्ञानवर्धन, ज्ञान से संबंधित व खेल से संबंधित कार्यक्रम को जो है प्रसारित करता है दूरदर्शन। भारत में वर्ष भर में अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि प्रकार है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। मतलब कि सभी भाषी, जितने भी भाषी हैं, जितने भी भाषा जानने वाले हैं, सभी समाचार पत्र से मतलब समाचार पत्र से जानकारी ले सकें। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। मतलब जितने चलचित्र जो टीवी पे आप देखते हैं उसकी बात हो रही है। या कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। मतलब जब तक कि प्रमाणित नहीं करेगा फिल्मों को, तब तक फिल्म आप देख नहीं पाएंगे, टीवी पे उसे नहीं दिखाया जाएगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। व्यापार आप जानते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है, लेन देन होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यह समुद्रों, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँव में होता है और राज्य स्तरीय व्यापार 2 या अधिक राज्यों के मध्य होता है। यह देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति इसके आर्थिक वैभव का सूचक है। मतलब इसका आर्थिक वैभव पैसे संपन्नता, अगर इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा है तो आर्थिक वैभव जो होगा, आर्थिक जो स्थिति भारत की अच्छी होगी। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। अब सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है। एक किसी क्षेत्र में होती है, संसाधन उपलब्ध होते हैं, ठीक है, तो उनको प्राप्त करने के लिए, मतलब किसी दूसरे क्षेत्र में हुई तो उनको अपने क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए, अपने देश में लाने के लिए व्यापार की आवश्यकता होती है। अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं, 2 घटक हैं, आयात और निर्यात। इसके बिना व्यापार नहीं हो सकता। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात कोई वस्तुएं लाई गई हैं, निर्यात की कोई वस्तुएं भेजी गई हैं, निर्यात की गई हैं, तो मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, आयात जो वस्तुएं आई हैं उससे अधिक हो निर्यात मूल्य जो दूसरे देश भेजी गई हैं, तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। किस लिए कहते हैं? जब वस्तुएं भेजी गई, ज़्यादा दाम में भेजी गई, आई कम दाम में है, तो फ़ायदा किसका होगा? जहाँ पे आई है कम दाम में और जो भेजी गई ज़्यादा दाम में, इसलिए उसे अनुकूलन व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। वही अगर उसका उल्टा हो जाए तो हम जिस देश में आयात जो आयात होगा वो अधिक दाम में होगा, निर्यात कम, वो देश दूसरे देश को जो भेजेगा कम कीमत में कोई चीज़ बेचेगा और अधिक कीमत में कोई चीज़ लेगा, तो असंतुलित व्यापार कहलाएगा। तो उसके आर्थिक उस देश की आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत सभी देशों के साथ लगभग व्यापार करता है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद, कृषि संबंधित भी उत्पाद भारत में क्या किए जाते हैं? निर्यात किए जाते हैं।
और भारत में आयातिक वस्तुओं में भारत जो आयात करता है कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पादन रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में विदेशी मुद्रा को अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में, अब पर्यटन मतलब भ्रमण, एक देश से दूसरे देश आना, पर्यटन करना। तो पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मतलब कि बाहरी लोग जो आए हैं भारत में बहुत अधिक आए हैं। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। इतने लोग मतलब पर्यटन में भाग लेते हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है या उनकी जानकारी देता है। हम कहीं पे जाके उसकी स्थानीय हस्तकला को जानते हैं, उसकी संस्कृति को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक होता है। हम कहीं पर जाकर उसकी संस्कृति को जान पाते हैं, उसके विरासत को जान पाते हैं। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, परिपर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। विभिन्न भागों में पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं जहां पे पर्यटन किया जा सकता है। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब पर्यटन जो उद्योग है उसके विकास के लिए बहुत सी नई पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं जिसका लक्ष्य ये है कि लोग अधिक से अधिक दूसरे देशों से यहाँ पर एक व्यापार के रूप में यहाँ पर आए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।